हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू झा फ्रॉम SREP। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th। तो ये टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड। आप लोगों ने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिमांड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है कि डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस होता है। जो आपने क्लास 11th में डिमांड पढ़ा था, वहाँ हम बात करते थे इंडिविजुअल डिमांड की, कि बीइंग अ पर्सन वो क्या डिमांड करता है। यहाँ जब हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करेंगे तो ये होगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है जब भी हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करें, यानी एक इकोनॉमी में सभी लोग मिलकर जो डिमांड करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि एग्रीगेट डिमांड है क्या। Basically, aggregate demand refers to the value of final goods and services which all the sectors of the economy are planning to buy at a given level of income during an accounting year. तो एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इससे पहले में भी आप लोगों ने अभी पढ़ लिया होगा नेशनल इनकम। वहाँ हम लोगों ने डिफरेंस समझा था नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री में है और उनका भी पूरी तरीके से प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही कंसिडर करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये भी हम नेशनल इनकम में समझ चुके हैं कि ऑल द सभी सेक्टर्स क्या है। बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं: कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इंटरनेशनल सेक्टर। तो ये सभी सेक्टर मिलकर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड की प्लानिंग करते हैं। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ हम डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, जो डिमांड करने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता अभी कि कितना डिमांड हो सकता है। तो यहाँ हम सारे एस्टिमेट डाटा लेकर चलते हैं। तो जितने भी डिमांड की प्लानिंग की जा रही है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, उस टाइम हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम है उस पर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड की प्लानिंग की जा रही है इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, उसको कहते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। तो आप समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया, इसमें सभी सेक्टर्स होते हैं। तो समझते हैं ये सेक्टर्स क्या है। ये हो सकते हैं हमारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हम इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट, और जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट बोल सकते हैं इसे। तो इन सभी सेक्टर्स ने मिलकर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने की प्लानिंग की है, यानी कि सी कंज्यूमर। जो कंज्यूमर क्या होता है, हमारे कंज्यूमर वो होते हैं जो अल्टीमेटली उन गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करने वाले हैं, उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर। ये गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्ट परचेज करते हैं। और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली जो भी सप्लाई होती है इकोनॉमी में, उसके लिए जो भी इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है या जो भी फंड चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 2 तरीके से एक्सपेंडिचर करती है। जो भी वेलफेयर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, एक ये होता है, और दूसरा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो जितना एक्सपोर्ट हम जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हमने दूसरी कंट्रीज़ को दिया माइनस जो हमने वहाँ से मंगाई है, इसके डिफरेंस को लेते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के।
तो अब अभी तक हमने जो भी बात की इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिकली कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखो अब जब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी आपका सिर्फ क्लास 12th है, तो इसमें अभी हम सभी सेक्टर्स की बात नहीं करेंगे वरना चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी हम सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, और क्लोज्ड इकोनॉमी में आते हैं हमारे सबसे पहले हम सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। और क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा एग्रीगेट डिमांड बड़ा होता है C+I के, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी में ना ही तो हम गवर्नमेंट को कंसीडर कर रहे हैं और ना ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। तो देखो जब ये हमारा सबसे पहले हमको डायग्राम बनाने के लिए टेबल बनानी है, तो जब हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन 10 हो रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब मेरी इनकम ही 0 है तो मैं 10 रुपये का कंजम्पशन कैसे कर सकती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं होती हम तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना कुछ लिए बिना कुछ खाए तो हम जी नहीं सकते। तो इसलिए जब हमारी इनकम 0 होती है उस वक्त भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। और यहाँ पर हमने क्योंकि ताकि हमारा डाटा इजी हो जाए इसलिए हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को ऑटोनमस माना है, कांस्टेंट माना है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके का होता है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और अकोमोडेटिंग इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम क्लास 12th में सिर्फ ऑटोनमस कंजम्पशन की बात करेंगे। बेसिकली ऑटोनमस का मतलब होता है जब हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि मैं कितना इन्वेस्ट करूँगी ये चीज़ मेरी इनकम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। सेम इसी तरीके से जब हमारी इनकम 0 होती है और उस स्केल पे जब हम कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं हम ऑटोनमस कंजम्पशन। तो जब हमारी इनकम 0 होती है और वहाँ पर जो हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है ऑटोनमस कंजम्पशन। और फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। जैसे मेरी इनकम 0 थी तो उस वक्त कंजम्पशन 10, जब मेरी इनकम 0 से बढ़कर 20 हो गई तो कंजम्पशन भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाता है। और जैसे कि मैंने बताया क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, 30 प्लस 40 50 70 90 और 110। तो इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा इनकम और यहाँ लेंगे हम CI और AD को। तो सबसे पहले जब मेरी इनकम 0 है तो वहाँ मेरा कंजम्पशन कितना है 10। जब इनकम हमारी बढ़ के 20 हो गई तो वहाँ हमारा कंजम्पशन है 20। और जब इनकम 40 थी तो हम कंज्यूम कर रहे थे 30। और जब इनकम बढ़ के 60 हो गई, इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर लेंगे। तो हमारा कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, ये होगा C। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ये हमारा कंजम्पशन कर्व है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, यानी कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ही मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और अगर हम इन्वेस्टमेंट को प्लॉट करें तो इन्वेस्टमेंट हर जगह पे हमारा 20 है, तो चाहे मेरी इनकम कितनी भी हो इन्वेस्टमेंट कितना होगा 20। तो इन्वेस्टमेंट कर्व कुछ इस तरीके से आएगा और इसको बोलते हैं हम ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इनकम कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरी इनकम बढ़े या घटे, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना ही रहेगा। तो अभी हमने कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को प्लॉट कर लिया, अब हमको इससे एग्रीगेट डिमांड को प्लॉट करना है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इन दोनों का सम, यानी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आएगा।
तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, कंजम्पशन कर्व के पैरेलल होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो ये था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमने क्लास 11th में डिमांड पढ़ा था ये इस डिमांड से डिफरेंट है। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते थे कि बीइंग अ पर्सन क्या डिमांड किया जा रहा है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे सिर्फ एग्रीगेट डिमांड ही नहीं, आगे आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई और भी चीज़ें पढ़ोगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डाटा को लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस की बात नहीं की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। तो जब इकोनॉमी एज अ होल को ले लेते हैं तो वहाँ आता है हमारा एग्रीगेट। तो यहाँ हमने बात की एग्रीगेट डिमांड की, तो हमने समझा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स क्या है, ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या होगा और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा। तो जो हमने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया था तो वहाँ हमने एग्रीगेट डिमांड को क्लोज्ड इकोनॉमी में लिया, क्योंकि अगर हम अभी ही इकोनॉमी को ओपन करके फिर फिगर समझाऊंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ हमें सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी का ही एग्रीगेट डिमांड समझना है। तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।